क्या नाम है बुक कौन सी, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन ग्रेंगर जो है उसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है और कुछ जो मिलते जुलते उसके प्रॉब्लम है एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, वो आप देख लें। और जो मतलब ये वी के मेहता वगैरह में देख लें, जो चॉइस ऑफ वोल्टेज वगैरह जो है ना, जो हमने पढ़ा था सप्लाई सिस्टम्स के बारे में। तो ये मैं लगा रहा हूँ स्लाइड प्रेजेंटेशन। ये जो मैं आज जो पढ़ाऊंगा ना, ये मैंने कल उस पर VLE पर अपलोड कर दिया है। नजर आ रहा है? ग्रिंगर के बता दीजिएगा आप। क्या कह रहे हो? हेलो 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 हेलो, क्या कह रहे हैं? जो पढ़ा दिया है ना आपको सब उसी में से है। और जो कैपेसिटेंस तक जितना भी पढ़ा है ना उसमें से आएंगे 4 सवाल। एक कैपेसिटेंस में से होगा, एक इंडक्टेंस में से होगा, और एक जो है शुरू के थे उनमें से होगा, 2 उनमें से होंगे शुरू में। 2 सवाल ClO1 के होंगे और 2 सवाल ClO2 के होंगे। अच्छा, ये लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन की थी ट्रांसमिशन लाइंस की ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज। और तीसरा था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो मीडियम 3 क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस में डिवाइड किया था ट्रांसमिशन लाइंस को। पहली थी मीडियम, और जिसमें मीडियम में सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हम लेते हैं कैलकुलेशन में, और कैपेसिटेंस नेगलेक्ट कर देते हैं, उसका इतना रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उसमें कैपेसिटेंस भी कंसीडर करते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के साथ, लेकिन जो कैपेसिटेंस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लेते बल्कि जमा करके लम्प्ड कर लेते हैं, और लम्प्ड करके उसको 2 में डिवाइड करके, और एक जो है हाफ साइड जो है उसकी सेंडिंग एंड वोल्टेज की तरफ कनेक्ट करते हैं, और आधी जो है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज की साइड कनेक्ट करते हैं। इसी तरह जो लॉन्ग लाइंस हैं, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन और जो बहुत ही राइगरस कैलकुलेशन है उसमें वो है लॉन्ग लाइंस के लिए, क्योंकि लॉन्ग लाइंस में कैपेसिटेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो लॉन्ग लाइंस में रेजिस्टेंस भी लेते हैं, इंडक्टेंस भी लेते हैं, और कैपेसिटेंस भी कंसीडर करते हैं। और कैपेसिटेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लेते बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं, लम्प्ड नहीं लेते या कंसंट्रेटेड नहीं लेते बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड ही रखते हैं। होल्ड करें जी अभी सब। सर अस्सलाम सर, वो आपके साथ BS टेक्नोलॉजी में वो मंजर साहब हैं जी जी, उन्होंने लैब की CIS नहीं दे दी सर। तो वो उन्हीं से पता करें सर। असल में बात ये, मैंने भी उनको कॉल किए, मगर जो कोर्स टीचर है ना सर, वो भी फॉलो अप कर रहा है। नहीं, फॉलो अप कर रहा है, मैं तो उनको बहुत ट्राई किया, मिलता नहीं है उनका। सर चले, मैंने भी ट्राई किया, बात की जो सिंक्रोनाइजेशन लैब की, तो सर वो आपके साथ करेंगे ना सर, आपको अपनी थ्योरी भी उनको देना पड़ेगी कि भाई ये मेरी थ्योरी है, तुम लैब के जो बनाओ इसको देख के बनाओ। तो मैं तो पहले सारी चीज़ें वो उसको फिजा को भिजवाई थी, अब फिर उनको दोबारा से भेजूंगा, अगर कांटेक्ट तो करें ना वो। मेरे साथ सर आप भी कॉल कर लें और ईमेल भी उनको डाल। अभी मेरी क्लास हो रही है, फिर मैं करता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, तो ये अभी पहले हम शुरू पढ़ेंगे ये। अब हम इनकी हमने परफॉर्मेंस स्टडी करनी है तीनों ट्रांसमिशन लाइंस की, सिंगल फेज की भी, उसकी मीडियम की भी, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तीनों की परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। परफॉर्मेंस चेक करने का मतलब ये होता है कि इसके हम जो 2 सेंडिंग एंड वोल्टेज जहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और रिसीविंग एंड वोल्टेज जो लोड के साइड है वहाँ वोल्टेज कितने मिल रहे हैं,
और बीच में जो रेजिस्टेंस वगैरह या इंडक्टेंस आएगी वो उसके वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है उसके वजह से। और इस तरह फिर उसकी हम जो पहले शुरू में मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन जो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हमें रिसीविंग एंड पे मिलेगा। और दूसरा हमने एफिशिएंसी निकालनी है कि जो हम पावर सेंड कर रहे हैं वो रिसीविंग एंड पे पावर कितनी मिल रही है, और बीच में जैसे अगर I²R लॉसेस की वजह से कितनी ज़ाया हो रही है। तो ये हम एक तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, एक ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालते हैं, और इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस। और उसके लिए हमें नेटवर्क को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये व्हाइल स्टडीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द लाइन आर टेकन इनटू अकाउंट। अब जैसे मैं बता चुका हूँ, अभी भी मैंने बताया था कि सिर्फ हम जो कंसिडर करेंगे ना वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, वेयर एज द इफेक्ट्स ऑफ लाइन कैपेसिटेंस आर नेग्लेक्टेड। क्योंकि इसकी वजह से कोई उसकी जो एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन पे असर नहीं पड़ता शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम लाइन जो कैपेसिटेंस है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं कैलकुलेशन में। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये सिंपल सर्किट दिखाया गया है ट्रांसमिशन लाइन का। अभी जो लोग हम पढ़ रहे हैं ना 3 फेज, तो उसमें हम बैलेंस सर्किट हम पढ़ रहे हैं। ये तीनों फेज पे वोल्टेज भी बराबर है, तीनों के दरमियान एंगल भी बराबर है। तो इसलिए हम सिर्फ एक फेज लेकर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो तीनों पे इक्वली अप्लाई होता है। तो ये एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है, सर्किट है सिंपल सा, जिसमें ये रेजिस्टेंस शो की है, इंडक्टेंस शो की है, और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है VS और रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR। The equivalent circuit of a single phase short transmission line is shown in figure below. In the figure shown, the total line inductance, line resistance and inductance are shown. ये जो कैपिटल R और XL है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरे लूप की, दिस कंडक्टर इंक्लूडिंग द रिटर्न कंडक्टर। तो सर्किट इज अ सिंपल AC सीरीज सर्किट। ये जैसे मैंने बताया ना कि ये जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट होती हैं, और इसको कहते हैं सीरीज इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा JXL। लेट I इज इक्वल टू लोड करंट, जो लोड जो ड्रा कर रहा है ना वो फर्ज करें करंट की है I वैल्यू। R इज अ लूप रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर्स। ये पूरे लूप की रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट। XL लूप इंडक्टेंस, ये भी लूप इंडक्टेंस है, पूरे लूप की है। VR इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। VR जो है वो जो लोड एंड पे जो वोल्टेज रिसीव होगा ना वो है। और इसमें पावर फैक्टर, जब AC की आप बात करते हैं ना AC सर्किट्स की, उसमें पावर फैक्टर की भी बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है उसका, पावर फैक्टर का, लोड का। और पावर फैक्टर जो होता है वो लोड का पावर फैक्टर होता है। तो cos phi r इज द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। और मोस्टली जो ये, क्योंकि लोड की जो नेचर है वो ज़्यादातर जो है प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव नेचर का होता है लोड ज़्यादातर, तो इसीलिए पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। लैगिंग क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट से, उस ऐसे पावर फैक्टर को कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। तो जो इंडक्टिव लोड ज़्यादा सर्किट में, जो ज़्यादातर जो इंडक्टिव लोड है सर्किट में जो होता है, उसकी वजह से पावर फैक्टर भी लैगिंग ही नॉर्मली होता है। फिर VS जो है वो है सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये जो हमने अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज। और इसी तरह cos phi s जो है वो है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। cos phi r है रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, और cos phi s है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। अब जब AC कैलकुलेशन आती है ना तो उसमें ये जो डायग्राम शो किया है, फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम जो हम बनाते हैं, जो इसका जो सॉल्यूशन है इनके न्यूमेरिकल्स का, उसको हम वेक्टर डायग्राम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको हम 2D स्केल हम उसको ड्रा करें, तो जो वैल्यूज़ हम मैथमेटिक्स से निकालेंगे कैलकुलेशन से, वो हम वेक्टर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसका फेजर डायग्राम एक शो किया है। द फेजर डायग्राम ऑफ द लाइन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर
अब जब डायग्राम बनाएंगे ना तो उसमें ये पावर फैक्टर को आप एज ए रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे जो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर है ना, रिसीविंग एंड पे cos फाई आर, उसको हम लेंगे रेफरेंस। जब आप वेक्टर डायग्राम आपने बनाना होता है तो एक रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी जो अब वेक्टर की हम ड्रा करते हैं दूसरी वैल्यूज़ का, वो उसके रेफरेंस से ही हम करते हैं सारी। द फेजर डायग्राम ऑफ द लाइन फॉर लैगिंग लोड पावर फैक्टर इज शोन इन फिगर। ये वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है फ्रॉम द राइट एंगल। जैसे ये करंट आई है और ये वोल्टेज है। ओ डी इज करंट, लोड करंट। ओ ए इज वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज। और फाई आर क्या है? ये है रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। तो ये देखें, हमने एक्स एक्सिस पे करंट लिया है और जो भी पावर फैक्टर है उसको अपने लैगिंग में ये इसके रेफरेंस से, आई के रेफरेंस से हमने ड्रा कर लिया। लैगिंग जैसे वोल्टेज जो है ना लीड कर रहा है करंट को। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे ना, क्लॉकवाइज, तो ये वोल्टेज जो है लीड कर रहा है, सॉरी लैग, करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज को और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। लैगिंग पावर फैक्टर यही होता है, या तो वोल्टेज लीड करेगा करंट को या करंट लैग करेगा वोल्टेज को। जब करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को तो ये है लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें ना, ये इसको, ये जैसे डायग्राम है, ये ओ ई ए, अगर इसके दो कंपोनेंट बने तो एक कंपोनेंट इसका बनेगा यहाँ इन फेज विथ करंट, वो कंपोनेंट कहलाएगा वी आर कॉस फाई आर। और दूसरा कंपोनेंट जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहलाता है परपेंडिकुलर टू दिस करंट आई, वो कहलाता है क्वाड्रेचर कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं उसमें BEE में या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में। अच्छा, फिर अब जैसे इसमें ये हमने फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी और सी, इसको अगर हम देखें ना पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करें तो ओ सी स्क्वायर बराबर है ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। और ये इसको हम अगर ओ सी बराबर है वी एस के, ओ सी जो है ये बराबर है सेंडिंग एंड वोल्टेज के, तो वी एस स्क्वायर जो बराबर है वो हो जाएगा। और ओ डी जो है बराबर है ओ ई प्लस ई डी के, ओ ई प्लस ई डी। और डी सी बराबर है डी बी प्लस बी सी के। तो इसको अगर हम ओ ई, अब यहाँ देखें ओ ई बराबर है वी आर, अभी जैसे मैंने बताया था ना, ओ ई इक्वल टू वी आर कॉस फाई आर। इसके दो कंपोनेंट होंगे वी आर के, एक कंपोनेंट होगा इन फेज विथ करंट, एक दूसरा कंपोनेंट होगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द करंट आई। तो ओ ई बराबर है वी एस कॉस फाई आर और ई डी ये बराबर है आई आर के, ई डी बराबर है आई आर के। जब हमने वी एस ड्रा करना है ना, तो वी एस के लिए हमने एक इसके पैरेलल एक ड्रा करेंगे हम, आई के जो इन फेज होगा। आई आर करंट जो है, आई आर जो है वो इन फेज है इस करंट आई के, और आई एक्सएल जो है ये आउट ऑफ फेज है इस करंट आई के। तो इसको जब यहाँ से एट पॉइंट ए से हम एक इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, वो होगी आई आर वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, और इसके परपेंडिकुलर जो हम लेंगे लाइन वो है वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस। तो टोटल ये वी एस की वैल्यू आ जाएगी जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे ओ से लेकर सी तक, तो ये होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज जो बराबर है, जैसे मैथमेटिकली बराबर है, वेक्टोरियल नहीं, मैथमेटिकली बराबर है ओ ए और दिस वोल्टेज ड्रॉप ए सी, इन दोनों का जब वेक्टर सम करेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड वी एस। तो ये वेक्टर डायग्राम को भी समझने की ज़रूरत है, इससे भी हम जो वैल्यूज़ है ना वी एस की, सेंडिंग एंड वोल्टेज की, वो हम निकाल सकते हैं। वेयर ओ सी इज इक्वल टू वी एस, ओ ई इज इक्वल टू वी आर कॉस फाई आर, ई डी जो है वो बराबर है आई आर के और वो बराबर है ए बी के। इस तरह डी बी जो है डी बी ये बराबर है वी आर साइन फाई आर के। जैसे मैंने बताया था ना कि इसके दो कंपोनेंट हैं वोल्टेज वी आर के, एक इन फेज है और एक क्वाड्रेचर है। तो ये डी बी जो है ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट है विद द करंट।
अच्छा BC जो है, BC बराबर है IXL के। ये जो है BC, ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ये अगर आप इम्पीडेंस डायग्राम देखें ना, Z इज इक्वल टू R प्लस JX, तो R जो है वो Z के साथ, R जो है वो इन फेज होगा, IR इन फेज होगा करंट के I के, और X जो है वो उसके अपोजिट होगा, 90 डिग्री एंगल पर होगा, क्वाड्रेचर कंपोनेंट। आपने वो भी पढ़ा होगा पावर ट्रायंगल, जिसमें एक होता है एक्टिव कंपोनेंट या रियल या कंपोनेंट, और दूसरा होता है रिएक्टिव कंपोनेंट, और एक होता है क्वाड्रेचर कंपोनेंट, KVA, KW और KVARH। अब ये सब्स्टिट्यूटिंग दी अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यूज है ना, ये OC की, OE की, ED की, DB की, BC की, ये हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी VS स्क्वायर इज इक्वल टू VR cos phi R प्लस IR होल स्क्वायर प्लस VR sin phi R प्लस IXL होल स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम VS की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। VS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट VR cos phi R प्लस IR होल स्क्वायर प्लस VR sin phi R प्लस IXL होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब VR की वैल्यू, cos phi R की वैल्यू, ये सारी गिवन होंगी, तो हमने जो निकालना होगा वो VS निकालना होगा, और उसका जो पावर फैक्टर है सेंडिंग एंड वोल्टेज का वो निकालना है। अब ये वैल्यू निकालने के बाद हम जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट जो करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, पहले तो हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया था ना, VS माइनस VR डिवाइड बाई VR। VR की वैल्यू भी आ गई, VS की वैल्यू भी आ गई। यहाँ से फिर वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में निकाल सकते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। क्या कह रहे हैं? हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मैं दोबारा से, शो हो रही है? अब हुई है सर। तो ये पहले मैंने ये स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये वाक्य डायग्राम बनाया था, उसमें जो रेफरेंस लिया था वो पावर फैक्टर ऑफ एट द रिसीविंग एंड से लेके हमने बाकी वैल्यूज़ फिर इस पर ड्रा की थी। अच्छा, इसमें ये अब यहाँ पे ये VS की वैल्यू आपने निकाल ली, फिर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो फार्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाया था, VS माइनस VR डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन रिसीविंग साइड और सेंडिंग साइड इनटू 100, फिर सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। अब इसी से निकाला है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, OD, ये OD डिवाइड बाई OC, दिस एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई द हाइपोटेन्यूज। इससे आपके पास पावर फैक्टर आ जाएगा, ये सेंडिंग एंड पावर फैक्टर आ जाएगा cos phi S इज इक्वल टू OD अपॉन OC, और OD बराबर है VR cos phi R प्लस IR और डिवाइड बाई VS की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये VR cos phi R की वैल्यू जो है गिवन होगी, IR की भी आप जो गिवन होगी, तो इससे आप सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालेंगे। अब जो पावर फैक्टर रिसीव हो रहा है रिसीविंग एंड पे, वो कहलाता है पावर डिलीवर्ड। जो पावर रिसीव हो रहा है ना रिसीविंग एंड पे, पावर डिलीवर्ड, वो बराबर है VR IR cos phi R, और लाइन लॉसेस क्या है, I स्क्वायर R। तो जो पावर सप्लाई हो रहा है, सप्लाइड पावर या सेंट आउट पावर, वो बराबर होगा VR IR cos phi R प्लस I स्क्वायर R। रिसीविंग एंड पावर फैक्टर जो है उसमें ये लॉसेस ऐड हो जाएंगे। वो समझे पावर पंप हो रहा है या पावर सेंट हो रहा है या पावर सप्लाई हो रहा है, उसमें ये लॉसेस शामिल है, क्योंकि जो पावर आप सेंड कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन जो लॉसेस में चला जाएगा, जो I स्क्वायर R कहलाता है, और जो रिसीव होगा वो रिसीविंग एंड पे वो ये होगा। इसीलिए जो लॉसेस जितने ज़्यादा होंगे ना, उतना ही सिस्टम को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक में भी तकरीबन 2 से 3% है। जो अच्छी यूटिलिटीज़ हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे जापान वगैरह हैं, कनाडा है, वहाँ पे लॉसेस
2 या 2 से कम होते हैं। तो जितने EST पे अगर लॉसेस ज़्यादा होंगे ना, तो मतलब उसके जो लॉसेस किसी भी यूटिलिटी के ज़्यादा होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं समझा जाता। अब ये एक तो हमने परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकाला, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकाला है, पावर डिलीवर्ड निकाला है, फिर परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। इसका जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था फार्मूला, पावर डिलीवर्ड डिवाइड बाई पावर सेंट आउट, इसका जो रेशियो होगा ना मल्टीप्लाई बाई 100, वो कहलाएगा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। जितने कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। 100% ट्रांसमिशन एफिशिएंसी तो आइडियल है कि जितना पावर आप सेंड कर रहे हैं उतना ही आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 50% है तो आप 50% रिसीव हो रहा है, अगर 100% आप डिलीवर कर रहे हैं तो आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये पावर डिलीवर्ड डिवाइड बाई पावर सेंट आउट मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास इससे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकल आएगी सिस्टम की। तो जितने मैंने ऐसे बताया ना कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होनी चाहिए और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होने का मतलब ये है कि लॉसेस जो है वो कम से बहुत कम है। फिर इसके और भी तरीके हैं कैलकुलेट करने के। एक तो ये मैंने पहले बताया था, एन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर द सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ये वेक्टर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं वो जो ये इक्वेशन, लेकिन ये जो इक्वेशन आप निकालेंगे ये होगी अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन होगी। थोड़ी बहुत एक्यूरेसी इसकी जो पहले इक्वेशन निकाल रही थी उसके मुकाबले में एक्यूरेसी कम होगी, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C, ये जो है ना पॉइंट B और पॉइंट C, ये जो OA जो है ये रिसीविंग एंड वोल्टेज का वेक्टर, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है अप टू F, OAGF। अब इसमें यहाँ पे हमने एक पॉइंट G से हमने वो ड्रा किया परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर ये ड्रा किया, और एक ये B से IR ड्रा किया, और एक BC ड्रा किया। 2 परपेंडिकुलर में ड्रा किए हैं, पॉइंट A से AB और पॉइंट C से BC। फिर यहाँ पर ये इसको हमने C से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है C to H और B to H। B to H जो है ये C to H जो है ये इन फेज है, और ये जो है B to H ये आउट ऑफ फेज है। तो ये वेक्टर डायग्राम को समझ, हेलो आवाज आ रही है? नो सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अब आ रही है? सर पीछे आवाज आ रही है बहुत तेज करके। कुछ नॉइज आ रही है, डिस्टर्बेंस है। तो ये वेक्टर सर वो डायग्राम, किसी का माइक खुला हुआ है। ये जिसका माइक ओपन है खुला है वो जरा बंद कर दे माइक। सर अब आ रही है आवाज सही। अच्छा, ये जो है आवाज ना नहीं खत्म हो गई। वेक्टर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। OA जो वेक्टर है ना रिसीविंग एंड वोल्टेज का, इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, एक यहाँ A पर ड्रा किया है, सॉरी B पर ड्रा किया है, और एक C पर ड्रा किया है परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर C पर और एक ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C। ये C पर ड्रा किया है और एक ये B पर ड्रा किया है। तो ये अब देन OC इज नियरली इक्वल टू OF। OC जो है ये सेंडिंग एंड वोल्टेज तकरीबन ये रिसीविंग एंड वोल्टेज के, आवाज आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है सर। यार माइक बंद कर दें, किसी का खुला है प्लीज, ताकि सो प्रॉपर तरीके से सुन सकें। देन OC, ये जो OC है ना सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये बराबर है तकरीबन, एग्जैक्टली बराबर नहीं है OF के। इसीलिए ये ऊपर जो बताया गया ना कि इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होंगी, एग्जैक्ट नहीं होंगी।
अगर इस वेक्टर डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे। अब ओ सी जो है वो बराबर है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ एफ। ओ एफ किसके बराबर है? ओ एफ बराबर है ओ ए प्लस ए एफ के इज इक्वल टू, और ओ एफ जो है वो बराबर है ए जी प्लस जी एफ के। इसको समझने की कोशिश करें, ए जी प्लस जी एफ के, और जी एफ जो है वो जी एफ जो बराबर है वो है बी एच के। तो ये पूरा इस तरह ओ सी बराबर है फाइनली ओ ए प्लस ए जी प्लस बी एच, क्योंकि बी एच बराबर है जी एफ के। जब यहाँ पे हम वैल्यू उनकी रखेंगे, ओ ए बराबर है वी आर और ए जी बराबर है, ये ए जी जो बराबर है वो बराबर है आई आर कॉस फाई आर के, और ये एक ट्राइंगल बनते जा रहा है ना, ए जी बी ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल बी एच सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए जी बराबर, ये भी ए जी जो है इन फेज कंपोनेंट है, तो ये बराबर है वी आर आई आर कॉस फाई आर के, और ये जी भी जो है ये इसके परपेंडिकुलर है आई एक्सएल साइन फाई आर। तो ये आई एक्सएल साइन फाई आर बी एच कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये अगर इन ट्राइंगल्स को हम देखें ना, ये ए जी बी को और ये इसको दूसरे को, तो ये एक ये तो ये अब ये वेक्टर डायग्राम से जो हमने देखा ना, तो इसमें भी वही इक्वेशन आई है जो पहले आई थी, ये वी एस की। लेकिन ये जो इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन होगा ना, ये अप्रॉक्सीमेट होगा। वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर। अब इसको हम ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन, अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में सॉल्व करेंगे, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल टू मेक द लाइन कैलकुलेशंस इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन टेकिंग वी आर। ये वेक्टर नोटेशन है, ये वी आर इसके ऊपर जो एरो शो किया है ना, इसका मतलब ये कि वेक्टर है। टेकिंग वी आर एज द फेजर रेफरेंस फेजर डायग्राम इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर 1। अब इसमें ये फेजर डायग्राम आपने बनाया है। वी आर को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया एज ए रेफरेंस, और आई और वी आर के दरमियान जो एंगल है पावर फैक्टर एंगल रिसीविंग एंड फाई आर। अब इसके ओ ये आई के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की जो कि है आई आर वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, और इसके परपेंडिकुलर जो हम ड्रा करेंगे वो है आई एक्सएल वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टेंस। ये वेक्टोरियली सॉल्व करेंगे, ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं होता है। इसमें एसी में वेक्टोरियल एडिशन होता है, क्योंकि एक वैल्यू जो दो क्वांटिटी से मिलकर बनी है। एक होती है रियल क्वांटिटी, जैसे जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। इनको हम मैथमेटिकल डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको हमने वेक्टोरियल ऐड करना होगा, क्योंकि जेड बराबर है आर प्लस जे एक्स के। जब इनको ऐड करेंगे आई आर और आई एक्सएल को, तो ये आई जेड इसका रिजल्टेंट जो है ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, जब इनका जो ओ ए प्लस आई जेड ये बराबर होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस के, तो वी आर प्लस आई जेड बराबर है वी एस के। इसको हम इस तरह जो है ये सॉल्व कर सकते हैं वेक्टोरियल कॉम्प्लेक्स नोटेशन के को भी अगर आप यूज़ करते हुए। अब वी आर बराबर है वी आर प्लस जे नॉट। इसको हमने जो ये वेक्टोरियल वेक्टर क्वांटिटी थी वी आर की, इसको हमने इस तरह भी लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में वी आर प्लस जे नॉट, क्योंकि वी आर जो है ना रेफरेंस है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसका जो है एंगल होगा, साइन कंपोनेंट जो होगा 0 होगा, इसीलिए जे 0 लिखा है। सिर्फ ये एक्टिव कंपोनेंट होगा इसका वी आर, ये रियल कंपोनेंट होगा, इमेजिनरी 0 होगा, क्योंकि ये इसको हमने रेफरेंस लिया है और ये एक्स एक्सिस पर है। अब आई एंगल जो है आई का जो वेक्टर है वो बराबर है आई एंगल माइनस फाई आर, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो इसको अगर हम उसमें लिखेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये आई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंटू कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर, ये माइनस में है क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है। ये सारा आप मुख्तलिफ रोटेशन में जो हम लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म,
और दो फॉर्म और हैं, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने इसको लिखा है cos phi r माइनस जे साइन phi r। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इम्पीडेंस, इसका जब अब वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे ना इसकी वैल्यू, तो ये r प्लस जे एक्स एल। अब वी एस किसके बराबर, हमने पहले ये लिखा था कि वी एस बराबर है वी आर प्लस वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर आई जेड। तो यहाँ पर ये वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई जेड। अब वी आर की वैल्यू हम जब वैल्यू पुट करेंगे ना, वी आर प्लस जे नॉट, साइन इसमें ज़ीरो होगा, साइन ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, तो ये जे नॉट होगी। और आई इज इक्वल टू कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर मल्टीप्लाई बाई आर प्लस जे एक्सएल। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना पूरी इक्वेशन को, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर ब्रैकेट क्लोज प्लस जे ब्रैकेट आई एक्सएल कॉस फाई आर माइनस आई आर साइन फाई आर ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करके देखना, देख लेना, तो ये इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करना। हैंस वी एस की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल, ये जो हमने शुरू में ड्राइव की थी उसी तरह की इक्वेशन आ गई है। द सेकेंड टर्म अंडर द रूट, ये दूसरी टर्म है आई एक्सएल कॉस फाई आर माइनस आई आर साइन फाई आर होल स्क्वायर इज क्वाइट स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। इसकी वैल्यू बहुत डेसिमल बहुत स्मॉल होगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट अगर कर दें इस वैल्यू को, जो ये सेकंड टर्म है, तो एक्यूरेसी पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। तब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनली देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज की ये वही आ जाएगी जो हम शुरू में पहले हम ड्राइव करते रहे। वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर। अब कुछ एक दो पॉइंट नोट करने के हैं इसमें, वो क्या है कि द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला फॉर वी एस दिस गिव्स फेयरली करेक्ट रिजल्ट फॉर लैगिंग पावर फैक्टर्स। अगर पावर फैक्टर लैगिंग होगा ना तो इसके जो रिजल्ट होंगे वो ऑलमोस्ट करेक्ट होंगे। हाउएवर अप्रिशिएबल एरर इज कॉज्ड फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लेकिन जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो एरर के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि ज़्यादातर जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग ही होता है, तो अगर हम ये सिंपल इक्वेशन भी यूज़ कर लेंगे तो जो रिजल्ट की एक्यूरेसी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट फॉर वी एस शुड बी यूज्ड फॉर लैगिंग पावर फैक्टर ओनली। जब लैगिंग पावर फैक्टर हो उसी वक्त आप ये जो दूसरी इक्वेशन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लीडिंग केस में अगर यूज़ करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, इसलिए लैगिंग के केस में इस्तेमाल करें। और चूँकि ज़्यादा पावर फैक्टर जो है लैगिंग ही होता है, लीडिंग कम होते हैं, तो आपको इतना ये इसके इस्तेमाल आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका नहीं होगा फिर लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। द सॉल्यूशन इज इन कम्प्लेक्स नोटेशन इज इन मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म। तो एज एन इंजीनियर आपको इसको वेक्टोरियली सॉल्व करने का भी तरीका पता होना चाहिए, और जो दूसरे तरीका जो पहले शुरू में बताया था उससे भी आप इसको वेक्टर के ज़रिए भी आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस। सिंस मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस हैव सफिशिएंट लेंथ, क्योंकि स्मॉल के मुकाबले में जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस की जो लेंथ है ना वो होती है 80 से 240 किलोमीटर and usually operate at voltages greater than 20 kV. As such, the effect of capacitance cannot be neglected. उसमें हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो हमने जो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस था वो हमने नेगलेक्ट कर दिया था, उसको कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है अप टू 80 किलोमीटर उसमें कैपेसिटेंस का इतना इफेक्ट नहीं आता, उससे उसकी कैलकुलेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Therefore, in order to obtain reasonable accuracy in medium transmission line calculation, the line capacitance must be taken into consideration. लेकिन medium transmission line में जो है वो हमने capacitance effect को ज़रूर consider करना होता है। The capacitance is uniformly distributed over the entire length of the line. However, in order to make the calculation simple,
the line capacitance is assumed to be lumped or concentrated in the form of capacitor shunted across the line at one or more points. Such a treatment of localizing the line capacitance gives reasonably accurate results. अब इसमें क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन, लेकिन ये जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की तो हम कैपेसिटेंस को डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लेते बल्कि लम्प्ड शक्ल में लेते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। सारी कैपेसिटेंस को ऐड करके उसको डिवाइड करके फिर कनेक्ट करते हैं एक ईदर एंड ऑफ द लाइन, रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड। वो आगे आपको बताऊंगा। सच अ ट्रीटमेंट ऑफ लोकलाइजिंग द लाइन कैपेसिटेंस गिव्स अ रीजनेबली, इसकी एक्यूरेसी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसकी कैलकुलेशन में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन में कैपेसिटेंस को लम्प्ड या कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स ये कहलाते हैं लोकलाइज लाइन कैपेसिटेंस मेथड्स, क्योंकि हम कैपेसिटेंस को एक सारे को कंसंट्रेट या लम्प्ड करके एक जगह लोकली इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये इसीलिए एक तरीका कहलाता है लोकलाइज लाइन कैपेसिटेंस मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। पहला है एंड कंडेंसर मेथड, दूसरा है नॉमिनल टी मेथड, तीसरा है नॉमिनल पाई मेथड। ये जो है ना एंड कंडेंसर मेथड, ये अब इस्तेमाल इतना नहीं होता है। ज़्यादा जो मेथड है ना वो नॉमिनल टी मेथड है या नॉमिनल पाई मेथड है। इसमें भी ज़्यादा नॉमिनल पाई मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम सिंगल लाइन वन लाइन डायग्राम पढ़ रहे थे कि जो एक तरीका तो किसी इक्विपमेंट को, जैसे ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसको रिप्रेजेंट करने का है उसके सिंबल से करते हैं। सिंबल तो सिर्फ ये बताता है कि ये ट्रांसफार्मर है, ये जनरेटर है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन जब आप किसी नेटवर्क को सॉल्व करेंगे ना, एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंगल लाइन डायग्राम से आप नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए आपको उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं उसका, फिर आप सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम में हम क्या शो करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस शो करते हैं, उसकी इंडक्टेंस शो करते हैं, उसकी कैपेसिटेंस शो करते हैं और कंडक्टेंस शो करते हैं। उससे जो हम बनाएंगे वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम। तो हर इक्विपमेंट का, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसी तरह ये जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन के जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ना वो दो तरह से कनेक्शन होता है उसका। एक कहलाता है टी मेथड, दूसरा कहलाता है पाई मेथड। पाई मेथड में जैसे मैंने बताया था ना, वो पाई की शक्ल बनती है कि जो कैपेसिटेंस या जो शंट एडमिटेंस है वो दो पोर्शन में कनेक्ट करते हैं। एक सेंडिंग एंड वोल्टेज की साइड होती है कनेक्ट, और दूसरी जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज की साइड होती है, और बीच में इम्पीडेंस आ जाती है। लेकिन जो टी मेथड है उसमें साइडों में नहीं होती, बल्कि जो इम्पीडेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं और उसके बीच में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को, जो आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। अब ये एंड कंडेंसर मेथड जो है ना, कि जैसे जितनी भी वो है कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, उसको हमने पूरा कंसंट्रेट कर दिया है, ऐड कर लिया है, सारी को कंसंट्रेट या लंप कर लिया है एक जगह, और उसको हमने लोड एंड पे या रिसीविंग एंड पे कनेक्ट कर दिया। सारी टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन को कंसंट्रेट करके लम्प्ड करके एक एंड पे कनेक्ट कर दिया है, ये सारी की सारी को। अच्छा, इसी एंड पे किया है। एंड कंडेंसर मेथड इसीलिए कहते हैं इसको कि ऑल द कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन is concentrated together and lumped together and connected at the load end या receiving end. In this method, the capacitance of the line is lumped or concentrated at the receiving end or load end as shown in the figure, जैसे फिगर में दिखाया है। ये उसका वो है ना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है। Although this method is simple to work out calculations, yet it has the following drawback. For the purpose of calculation, it looks simple, क्योंकि सिंपल डायग्राम बन गया ना, सीरीज सर्किट बन गया ये पूरा। It has the following drawbacks. There is a considerable error in calculation
because the distributed capacitance has been assumed to be lumped or concentrated. इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, कैलकुलेशंस के रिजल्ट, वो एक्यूरेट नहीं होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एरर होगा। इसीलिए यह मेथड जो है ना, एंड कंडेंसर मेथड, ये इस्तेमाल नहीं होता है, ऑब्सोलीट हो गया ये। दिस मेथड ओवर एस्टिमेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइन कैपेसिटेंस, क्योंकि इसमें जो लाइन कैपेसिटेंस जो का ये जो कैलकुलेशन में आती है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है उसके इफ़ेक्ट की। तो इसीलिए इसके रिज़ल्ट जो है इस मेथड से, वो रिज़ल्ट में भी एरर आता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होते इसके एंड कंडेंसर मेथड हो। तो दूसरा मेथड है नॉमिनल टी मेथड। टी मेथड जैसे मैंने बताया था ना, इसमें भी हम कैपेसिटेंस को लम्प्ड या कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन इसको जो कनेक्ट करते हैं ना हम, वो टी की शक्ल में करते हैं। ये टी बन गई है, आधी रेजिस्टेंस, आधी इम्पीडेंस, सीरीज इम्पीडेंस लेफ़्ट साइड पे होगी, हाफ जो होगी वो कैपेसिटेंस के राइट साइड पे होगी। तो इस तरह अगर हम बीच में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये टी की शक्ल बन गई टी। ये इसका लिम्ब और ये लिम्ब, ये टी की शक्ल पे आ गई। इन दिस मेथड द होल लाइन कैपेसिटेंस इज अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट द मिडिल पॉइंट। कंसनट्रेट फॉर्म में उसको लाकर लम्प्ड कर उसको मिडिल ऑफ द लाइन कनेक्ट कर दिया ये। एंड हाफ द लाइन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आर लम्प्ड ऑन ईदर साइड ऑफ दिस कैपेसिटेंस। अब ये जो है रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस, उसको भी हमने लम्प्ड कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया। कंसंट्रेट करने के बाद हाफ जो है उसका इस कैपेसिटेंस के लेफ़्ट पे कनेक्ट कर दिया और हाफ जो है राइट पे कनेक्ट कर दिया। तो इस मेथड को कहते हैं नॉमिनल टी मेथड। अब इसमें क्या है, इन द फिगर शोन वन फेज ऑफ अ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। अब जैसे मैंने बताया था ना, ये है तो ये 3 फेज नेटवर्क, लेकिन क्योंकि ये हमने अज्यूम किया ये बैलेंस नेटवर्क है, तो बैलेंस्ड नेटवर्क की कंडीशन, अगर कंडीशन आपने अज्यूम की है, तो आप अगर कोई भी फेज़ लेकर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर फेज़ पे अलग अलग करें। कोई भी एक फेज़ लेकर आप कनेक्शन उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वही की वही वैल्यूज़ बाकी 2 फेज़ पर भी अप्लाई होंगी, सेम होती है। इन द फिगर शोन वन फेज ऑफ द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इज शोन एज इट इज़ एडवांटेजेस टू वर्क इन फेज इंस्टेड ऑफ लाइन टू लाइन वैल्यूज़। तो हम अब लाइन टू लाइन वैल्यूज़ से लेके सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम फेज टू न्यूट्रल वैल्यूज़ या फेज टू न्यूट्रल वैल्यूज़ या वन फेज वैल्यूज़ लेकर हम सॉल्व करेंगे इसको। इन द फिगर वन फेज ऑफ अ 3 ट्रांसमिशन लाइन इज शोन एज इट इज़ एडवांटेजेस टू वर्क इन फेज इंस्टेड ऑफ लाइन टू लाइन वैल्यूज़। लेट आई आर, फर्ज करें आई आर जो है वो है लोड करंट पर फेज। अब सारी वैल्यू जो है ना पर फेज होंगी इसमें। आई आर लोड करंट पर फेज, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज, कॉस फाई आर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर लैगिंग, आर रेजिस्टेंस पर फेज, सी कैपेसिटेंस पर फेज, वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज, V1 वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1। V1 जो है ना ये वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर V1, और वोल्टेज अक्रॉस द लोड है या रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो है VR, और VS जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज है। IS सेंडिंग एंड करंट है, IC जो करंट कैपेसिटर से गुजर रहा है वो कैपेसिटिव करंट है, और IR वो लोड करंट है IL के बराबर, और ये जो है R है रेजिस्टेंस है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो ये पर फेज है। तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस थी और इंडक्टिव रिएक्टेंस थी उसको हमने लम्प्ड कर दिए, टोटल लम्प्ड करके और उसको डिवाइड करके 2 से आधी वैल्यू इधर प्लेस रखी है कैपेसिटेंस के लेफ़्ट साइड पे, और हाफ दी वैल्यूज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कैपेसिटर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसका फेजर डायग्राम है जो हमने वैल्यूज़ अभी मैंने बताई थी ना। अब इसमें वही हम VR जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR, उसको हमने रेफरेंस लिया है, तो जो भी और अदर वेक्टर हम ड्रा करेंगे वो इसके रेफरेंस से ही होंगे। अब
इसके ये भी लैगिंग पावर फैक्टर है, तो वी आर जो है लीड कर रहा है करंट को रिसीविंग करंट को। तो रिसीविंग करंट क्या है, आई आर, और रिसीविंग एंड पावर फैक्टर क्या है, फाई आर। तो हम ये वी और आई आर के दरमियान वेक्टर 2 हैं, ड्रा करेंगे, और जो भी एंगल होगा उस एंगल पे ये आई आर को ड्रा करेंगे। अब आई सी जो है कैपेसिटिव करंट है। कैपेसिटिव करंट जो है वो अपोजिट होगा इंडक्टिव करंट के। अगर इंडक्टिव करंट नीचे की साइड है ना, तो कैपेसिटिव करंट होगा ऊपर की साइड, ऊपर वो ये जो वी आर की जो वैल्यू है, वी आर की जो वेक्टर है, इसके ऊपर होगा। जैसे आपने पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत ब्रीफली बताया होगा कि पावर फैक्टर जो लोड का है वो ज़्यादातर होता है इंडक्टिव। तो अगर जितना ज़्यादा इंडक्टिव होता है पावर फैक्टर, उतना ही वो पावर फैक्टर जो है पुअर कहलाता है, और उतना ही वो सही नहीं होता सिस्टम के लिए, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को नेगेट करते हैं, नलीफाई करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें आप तफसील से पढ़ेंगे ही। तो ये इसमें हमने आई आर जो लोड करंट है या रिसीविंग एंड का करंट है आई आर, उसको और कैपेसिटिव करंट जो है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे ये आई आर, इसकी जैसे मैंने बताया ना, आई सी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो आई आर को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो करंट होगा आई एस, सेंडिंग एंड करंट। ये आई आर जो रिसीविंग एंड या लोड करंट है, उसको हम ये आई सी दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट करंट आएगा वो होगा सेंडिंग एंड करंट। ये इस वेक्टर डायग्राम से मैं ये जैसे मैंने बताया था कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसका सॉल्यूशन आप वेक्टर की मदद से भी हल कर सकते हैं, अगर आप जो वैल्यूज़ को आप स्केल ड्रा करें वेक्टर पर। तो अब ये आई आर मल्टीप्लाई बाय R/2 हाफ द रेजिस्टेंस, इसको हम इस वेक्टर को, ये जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम इसके पैरेलल लेंगे, ये करंट के आई आर के, और ये वेक्टर डायग्राम, इसका जो वेक्टर डायग्राम उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्वाड्रेचर कंपोनेंट है ना ये। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये ए सी, तो ये जब ओ और सी को मिलाएंगे तो ये आपके पास आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, V1। ये सब वेक्टोरियल एडिशन हो रही है, वेक्टोरियल एडिशन है। ये आपने वी आर में ऐड किया जो रिजल्टेंट आ रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है आई आर में, जो रेजिस्टेंस में जो फ्लो कर रहा है आई आर R/2 और आई आर XL/2, इन दोनों का वेक्टर सम। ये मैथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो उसके साथ जे ऑपरेटर आ रहा है। एक अगर इन फेज होती है तो दूसरी है क्वाड्रेचर कंपोनेंट, क्वाड्रेचर 90 डिग्री एंगल पे होती है, तो दोनों को हम मैथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टोरियली ऐड, यहाँ वेक्टोरियल एडिशन ही दिखाई है। तो जो ए सी जो है वो रिजल्टेंट है इसका आई आर R/½ का और आई आर XL/½ का। जब इनको ऐड किया तो ये आपके पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू आ गई V1 OC। इसी तरह फिर आई एस, ये आई एस जो है इसके पैरेलल वेक्टर ड्रा करेंगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, हाफ रेजिस्टेंस आई एस मल्टीप्लाई बाई हाफ R/2 और आई एस मल्टीप्लाई बाई XL/2, ये जब ऐड करेंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट आएगा CE। अब आपके पास ये एक था OA VR, फिर आपने जो वोल्टेज ड्रॉप निकाले थे उसमें जो इसमें यहाँ पर ये इसमें आई R/½ XL/2 में जब वोल्टेज निकाले थे तो ये आपके पास V1 आया था। अब जब इसका रिजल्टेंट आप लेंगे, इस पूरी
एक वेक्टर ड्रा करेंगे O से लेके E तक, तो ये आपके पास आ जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये था रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये जो आपने रेफरेंस लिया था। फिर आपने वेक्टोरियली वैल्यूज़ को ऐड करके ये आपने निकाला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V1, फिर वेक्टोरियल ऐड करा आपने, फिर आपने निकाला सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इस तरह वेक्टर से वेक्टोरियली भी आप निकाल सकते हैं। जो जैसे ये मैंने ये जैसे है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू IR, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, इसका वेक्टर एडिशन, और ये VR को जब ऐड करेंगे इसके ड्रॉप, इस ड्रॉप जो ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप इनका, इसका, और VR को ऐड करेंगे तो आपके पास ये V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा। V1 आपके पास आ गया। जब इसमें आप ये इनके वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेंगे IS R/½ इंटू IS XL/2, तो आपके पास टोटल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज या सेंडिंग एंड वोल्टेज VS आ जाएगा। तो ये क्लियर है, तस्वीर से भी क्लियर है। इसी की बेसिस पे वोल्टेज ड्रॉप जो वेक्टर से आ रहा है वो भी वही आ रहा है। टेकिंग द रिसीविंग एंड वोल्टेज VR एज द रेफरेंस फेजर, ये VR जो है ना रिसीविंग एंड वोल्टेज, इसको हमने एज ए रेफरेंस फेजर के तौर पर लिया है। अच्छा, रिसीविंग एंड वोल्टेज वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट या क्वाड्रेचर कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज़ 0। तो ये अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द वेक्टर VR। इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखेंगे तो VR प्लस J0। अब इसको हम रेक्टेंगुलर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये लोड करंट क्या होगा, IR इंटू मैग्नीट्यूड IR और cos phi R माइनस J sin phi R। वोल्टेज अक्रॉस C क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस C होगा VR प्लस IR Z/2। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C जो है वो है VR IR प्लस IR इंटू Z/2। ये जैसे ये आप डायग्राम देखें ना, ये सब ये जो आप पढ़कर आ चुके हैं ना पिछले उसमें, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग BEE में या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अब उसका सारा ये एप्लीकेशन है वही सारा का सारा। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना V1, वोल्टेज ड्रॉप इन दिस इम्पिडेंस R2 XL/2 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड या रिसीविंग एंड पे VR, वही इसमें बताया है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C V1 वेक्टोरियल वैल्यूज दिखाई हैं, VR प्लस IR Z/2 इज इक्वल टू VR, यहाँ पर VR IR की वैल्यू लिख दी। अब इसको उसकी शक्ल में लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ताकि हम जो मैग्नीट्यूड जो इसका वैल्यूज़ है वो हम पुट कर सकें। IR cos phi R J sin phi R। अब ये Z/2 की वैल्यू क्या है, R/2 प्लस J XL/2। हमने जो इम्पिडेंस की वैल्यू थी ना, सीरीज इम्पिडेंस की, R प्लस J XL, टोटल जो थी उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये पोर्शन कर रहे हैं, ये वाला। तो इसीलिए जो वैल्यूज़ जो लिए इम्पिडेंस की वो हाफ लिए, Z/2 वो बराबर है R की हाफ वैल्यू प्लस XL की हाफ वैल्यू। तो ये है वोल्टेज अक्रॉस C। और फिर कैपेसिटिव करंट की वैल्यू क्या होगी, IC इज इक्वल टू J ओमेगा C V1। ये कैपेसिटिव करंट है, ओमेगा C V1, ये वही ओम लॉ वगैरह लग रहे हैं सारे। और उसके बाद ये जो ओमेगा की वैल्यू है 2πf J इंटू 2πf C V1। ये जो है वो करंट इन IC, जो कैपेसिटिव करंट जो है IC, उसकी वैल्यू है ये। अब सेंडिंग एंड करंट क्या होगा, सेंडिंग एंड करंट जो है, यार ये माइक बंद कर दे, इसका माइक जिसका खुला है वो बंद कर दे। ये माइक कर दे प्लीज, माइक बंद कर दे। और आप इसको म्यूट करते हैं। ये माइक
माइक बंद करते हैं, जिसका भी माइक खुला हुआ है। आमिर साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो ये नोट कर लें किसका माइक खुला हुआ है। अच्छा, तो ये अब कैपेसिटिव करंट जो है, सेंडिंग एंड करंट किसके बराबर है? यहाँ ये सेंडिंग एंड करंट है, यहाँ आकर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। कुछ ये कैपेसिटर में चला गया है, कुछ जो है वो आगे लोड साइड रिसीविंग में चला गया। तो ये सिंपल है सारे। IS बराबर है IC प्लस करंट डिवीजन यहाँ पे हो रही है ना इस पॉइंट पे, IC प्लस IR, ये वही सारा है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप पिछला जो पढ़ के सब आ चुके हैं ना, वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको कोई समझने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा? सेंडिंग एंड वोल्टेज VS, ये बराबर होगा V1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन दीज टू। ये जो अगर ये कैपेसिटेंस के लेफ्ट साइड पे जो इम्पीडेंस है ना, सीधे उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? IS Z/2। अब यहाँ पे भी हमने जो इम्पीडेंस को हमने दो हिस्सों में 2 से डिवाइड, मतलब हाफ कर दिया था ना। आधी रेजिस्टेंस यहाँ आ गई थी, आधी यहाँ आ गई थी, आधी इंडक्टिव रिएक्टेंस इधर थी, आधी इंडक्टिव रिएक्टेंस इधर थी, ये T मेथड में जो था। इसी तरह फिर ये V1 प्लस IS R/½ प्लस J XL/½ हाफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमने निकाल लिया, सेंडिंग एंड वोल्टेज भी निकाल लिया, सेंडिंग एंड करंट भी निकाल लिया है। इसी तरह सेंडिंग एंड पावर फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। जब ये सारी वैल्यू आ गई, फिर आप जैसे मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमने निकाली थी सारी चीज़ें। क्या निकाली थी हमने? परसेंटेज, वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, और ये सारी चीज़ें हम इस तरह जब ये वैल्यू आ जाएंगी ना, तो हम उसमें भी वही सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में भी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये दूसरा तरीका जो है वो है नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल T मेथड में तो हमने जो सीरीज इम्पीडेंस थी, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हमने हाफ कर रहा था, कैपेसिटेंस को हमने नहीं छेड़ा था। जबकि पाई मेथड में हम इम्पीडेंस जो है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम नहीं एज इट इज रखेंगे, और जो कैपेसिटेंस है उसको हम लम्प्ड या कंसंट्रेट करके हाफ डिवाइड करके आधी जो है वो इम्पीडेंस के लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे, सेंडिंग एंड साइड पे, और हाफ जो है वो इम्पीडेंस के राइट साइड पे लगाएंगे, वो रिसीविंग एंड साइड पे। इसमें देख लें, यहाँ पे T मेथड में हमने इम्पीडेंस को, सीरीज इम्पीडेंस को हाफ किया था कंसंट्रेट या लम्प करके, जबकि पाई मेथड में हम कैपेसिटेंस को लम्प या कंसंट्रेट करके हाफ करके इसके साइड, तो ये पाई की शक्ल में बन जाएगा। ये T की शक्ल में था, ये पाई की शक्ल में आ जाएगा। इन दिस मेथड कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर लाइन टू न्यूट्रल is divided into two halves, one half being lumped at the sending end and the other half at the receiving end, as shown in the figure. It is obvious that capacitance at the sending end has no effect on the line drop. अब ये देखें ना, ये जो कैपेसिटेंस सेंडिंग एंड पे लगी हुई है, इसका लाइन के वोल्टेज ड्रॉप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही लग गई है। However, its charging current must be added to the line current in order to obtain the total sending end current. देखिए, जो चार्जिंग करंट इस कैपेसिटेंस में भी है, इस कैपेसिटेंस में भी है, वो ऐड होगा ज़रूर। अब इसका जो वेक्टर डायग्राम है ना, वो देख लेंगे। ये लेट IR इज इक्वल टू लोड करंट पर फेज, R रेजिस्टेंस पर फेज, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज, C कैपेसिटेंस पर फेज, cos phi r receiving end power factor lagging, VS सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज। तो ये वही हमने इसमें भी जो रेफरेंस फेजर लिया है ना, वो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है उसको हमने लिया है एज ए रेफरेंस। तो बाकी जितने वेक्टर बनेंगे ना और वैल्यूज़ के, वो इसी के रेफरेंस से बनेंगे। द फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट इज शोन इन द फिगर अबव, टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज एज द रेफरेंस फेजर, वी हैव वो VR इज इक्वल टू वेक्टर VR इज इक्वल टू VR प्लस J नॉट, क्योंकि ये 0 एक्सिस पर है, X एक्सिस पर है,
तो जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है वो हो जाएगा 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज 0। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे ये करंट की वैल्यू है, रिसीविंग एंड करंट की, आई आर एट एन एंगल फाई आर विद द वोल्टेज वी आर। फाई आर जो है वो है रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, तो इसको हम, ये लैगिंग है, आई आर इज लैगिंग एट एन एंगल ऑफ फाई आर विद द रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर। अब इसमें IC1 भी ऐड होगा, पहले हमने IC1 इसमें ऐड किया, IC1 एंड IC2 बोथ आर अपोजिट टू इंडक्टिव करंट, तो ये इसलिए IR में पहले IC1 ऐड किया तो हमें IL लोड की वैल्यू आ गई, लोड करंट। फिर IC2 ऐड किया तो हमें ये सेंडिंग एंड करंट मिल गया। ये यहाँ से ये वेक्टोरियल एडिशन है, ये वेक्टोरियल एडिशन कहलाती है। ये IC1 जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और IL जो होगा जो इंडक्टेंस में जो करंट होगा वो नीचे होगा एक्स एक्सिस के। तो ये हमने ऐड किया, पहले IC1 ऐड किया IR में, तो हमें IL की वैल्यू आ गई लोड करंट की। फिर उसके बाद IC2 जो कैपेसिटर 2 में जो करंट है वो ऐड किया तो हमें ये IS की वैल्यू आ गई सेंडिंग एंड करंट की। फिर अब इसके पैरेलल हम ड्रा करेंगे IL के अक्रॉस पैरेलल, तो IR आ जाएगा, ILR, और IL के जब करेंगे तो ये आ जाएगा IXL। अब O और C को जब ऐड करेंगे ना, मिलाएंगे, तो हमें ये सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। तो ये वेक्टर डायग्राम से भी हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ निकाल लिया। अच्छा, लोड करंट IR बराबर है IR cos फाई आर माइनस J sin फाई आर, पहले की तरह। अब चार्जिंग करंट एट लोड एंड क्या होगा, IC1 वो होगा J ओमेगा C/2 हाफ हो गया, मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, तो ये होगा J 2πf, यहाँ पे 2 होगा, 2πf, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा 2πf, 2 से डिवाइड 2 से कैंसिल हो गया, तो J ओमेगा F C इंटू VR। अच्छा, अब ये लाइन करंट IL जो है, ये जैसे मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, ये लाइन करंट जो है, ये लोड करंट जो है IR, ये लोड करंट IL, ये जो है सेंडिंग एंड करंट है, IR रिसीविंग एंड करंट है, IC1 करंट कैपेसिटिव करंट इन कैपेसिटर C2 और दिस कैपेसिटर, और IC2 is the current in the capacitor at the sending end, IC1 is the current in the capacitor near the load, और IC2 is the current in the capacitor near the sending end। तो जो IS है ये सेंडिंग एंड करंट है, IC2 इस कैपेसिटर में करंट है जो कि सेंडिंग एंड वोल्टेज के करीब है, IL जो करंट है वो इसमें है, जो R और XL में जो करंट है, इम्पीडेंस में, सीरीज इम्पीडेंस में जो करंट है, IC1 इज द करंट इन कैपेसिटर नियर द लोड, और IR इज द करंट इन द कैपेसिटर इन द लोड, ये है IR या सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड करंट है ये। तो ये यहाँ पर ये जो IL है, IL जो मैं ये बता रहा हूँ, IL जो है ये बराबर है IC1 प्लस IR, ये इसमें बताया यहाँ पर, IL बराबर है IR प्लस IC1 के। और सेंडिंग एंड वोल्टेज किसके बराबर है, सेंडिंग एंड वोल्टेज बराबर है VR प्लस ड्रॉप इन IL इंटू Z, तो VR बराबर है IL इंटू R प्लस JXL। चार्जिंग करंट एट द सेंडिंग एंड IC2 क्या है, IC2 बराबर है J ओमेगा C डिवाइड बाई 2 इंटू VS, J पाई F C सेंडिंग एंड वोल्टेज। देयरफॉर सेंडिंग एंड करंट जो है वो बराबर होगा IL, सेंडिंग एंड करंट जो है, ये सेंडिंग एंड करंट ये यहाँ पे 2 में डिवाइड होगा ना, इसके कैपेसिटर में चला गया जो इसके नज़दीक है सेंडिंग एंड वोल्टेज के, और ये जो है ये इंडक्टिव इम्पीडेंस में चला गया, सीरीज इम्पीडेंस में।
तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे, वेक्टोरियल सम करेंगे, तो हमें सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये वही यहाँ पे फार्मूला दिखाया गया है। आई एस इज इक्वल टू वेक्टोरियल है ये। जब इसको आप इसकी वैल्यू के हिसाब से या इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ इनकी वेक्टोरियल नहीं होगा, इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लाकर यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू जाएगी। अब इसी तरह जब जैसे हमने अगर वो कैलकुलेट करना हुआ परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी हुई, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मिल जाएंगी, सेंडिंग एंड वोल्टेज की भी, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर की भी, और वी आर जो है सेंडिंग एंड करंट वोल्टेज उसकी वैल्यू दी होगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम जब उसे हम आराम से वो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। अब ये जो वेक्टर डायग्राम है ना, इसको आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। और ये जो मैथमेटिकल या जो फार्मूलों से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 2D स्केल ड्रा करेंगे इन वैल्यूज़ को वेक्टर डायग्राम पर, तो वेक्टर डायग्राम वेक्टोरियली भी इसको सॉल्व ऑफ कर सकते हैं, ये जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो है, अभी तक जो हमने वैल्यू ले रहे थे ना उसकी कैपेसिटेंस की, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो हमने कैपेसिटेंस को कंसिडर ही नहीं किया था, नेगलेक्ट कर दिया था। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने कैपेसिटेंस को भी कंसिडर किया था, उसके इफेक्ट को। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में तीन मेथड थे। एक तो एंड कंडेंसर मेथड, वो आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता। उसमें हमने क्या किया था, सारी की सारी जो टोटल कैपेसिटेंस है ट्रांस लाइन की, उसको हमने कंसंट्रेट कर लिया था, लम्प्ड कर लिया था, एक जगह जमा कर लिया था, और उसको हमने एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एट द रिसीविंग एंड कलेक्ट कर दिया सारी की सारी को। लेकिन एंड कंडेंसर मेथड जो है वो उसमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते, इसके लिए अब बाकी दो मेथड हैं। एक था टी मेथड। टी मेथड में हमने क्या किया था, टी की शेप में कनेक्ट, टी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, टी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जिसमें जो टोटल, इसमें हमने मीडियम ट्रांसमिशन में कैपेसिटेंस को भी हमने कंसिडर किया है। टोटल जो कैपेसिटेंस थी, कैपेसिटेंस को हमने टोटल कैपेसिटेंस को लम्प्ड करके टी की शक्ल में कनेक्ट कर दिया, और जो सीरीज इम्पीडेंस थी, जो सीरीज इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, टोटल उसको भी हमने लम्प्ड करके 2 से डिवाइड कर दिया था, हाफ कर दिया था। हाफ वैल्यू को हमने कैपेसिटर के लेफ्ट साइड पे कनेक्ट कर दिया था, नियर दी क्लोज टू दी सेंडिंग एंड, और हाफ वैल्यू को हमने राइट साइड पे कैपेसिटर के कनेक्ट कर दिया था, नियर टू दी रिसीविंग एंड। तो ये कहलाता है टी मेथड। तो इससे हमने सोल्यूशन निकाला था, हमने पता किया था सेंडिंग एंड वोल्टेज वगैरह। और दूसरा था पाई मेथड। पाई मेथड में हमने क्या किया था, पाई मेथड में हमने सारी वैल्यूज़ को लम्प्ड कर लिया था, इम्पीडेंस वैल्यू को भी लम्प, सीरीज इम्पीडेंस वाली वैल्यू जो है, इंडक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, हेलो, रेजिस्टेंस को, यार बातें नहीं करें, रेजिस्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को और कैपेसिटेंस को हमने क्या किया था, कंसंट्रेट कर लिया था, लम्प्ड कर लिया था। और लम्प्ड करने के बाद क्या किया था, हमने जो कैपेसिटेंस थी उसको हमने आधा आधा कर लिया था, हाफ कर लिया था। उसमें हमने टी मेथड में तो हमने इम्पीडेंस को हाफ किया था ना, इसमें हमने कैपेसिटेंस को हाफ किया पाई मेथड में। और आधी वैल्यू को कैपेसिटेंस की जो थी उसको हमने जो इम्पीडेंस के लेफ्ट साइड पे कनेक्ट किया था, नियर दी सेंडिंग एंड, और हाफ वैल्यू को हमने उसके इम्पीडेंस के राइट साइड पे कनेक्ट किया था, नियर दी रिसीविंग एंड। तो ये था पाई मेथड। लेकिन जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो है ना, इन दी परफॉर्मेंस कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सबसे मुश्किल कैलकुलेशन जो है ना वो इसकी है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, क्योंकि इसमें जो है कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है ना कैपेसिटेंस का, वो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जितनी लाइन की लेंथ लंबी होती जाएगी उतना ही कैपेसिटेंस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी लाइन होगी
तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, चार्जिंग करंट भी ज़्यादा होगा, और जो फ्रंटी इफेक्ट जो हमने पढ़ा था पिछली दफ़ा, वो भी ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसका इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जो कि नुकसानदेह है। इन दी परफॉर्मेंस कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग लाइन्स, in order to obtain fair degree of accuracy, the line constants are considered as uniformly distributed throughout the length of the line. इसमें जो है ना लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन में परफॉर्मेंस की हम लम्प्ड नहीं करते हैं, जो भी इम्पीडेंस है या कैपेसिटेंस है उसको हम कंसंट्रेट नहीं करते, बल्कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट ही रखते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। रेगुलस इसके लिए जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल मेथड है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कम्बरसम और रेगरस है। इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सच लाइन्स। फिगर बिलो शोज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ थ्री फेज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और फेज टू न्यूट्रल बेसिस। इसको भी है, तो ये थ्री फेज लाइन, इसको कैलकुलेट भी हम सिर्फ फेज टू न्यूट्रल बेसिस पे करेंगे। अब इसका एक फेज लेके हम करेंगे फेज टू न्यूट्रल। अब ये देखें, इसमें हमने लम्प्ड नहीं किया, इसमें हमने इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को भी डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है पूरी लेंथ ऑफ द लाइन पे, और जो एडमिटेंस है उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है, और इस तरह कनेक्शन इस तरह शो किया है। ये नंबर ऑफ जो पोर्शंस हैं जो हमने पार्टीशन किया है, नंबर ऑफ वो है, सम फर्ज करें n है, n नंबर ऑफ ये सेक्शंस है ना, ये एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है, इस तरह ये सेक्शन है, जैसे दूसरा ये है, इसको हमने नंबर ऑफ सेक्शंस इज सपोज n, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो R/n, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL/n, इसी तरह ये R/n, XL/n, इस तरह ये हर सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। VR रिसीविंग एंड वोल्टेज, VS सेंडिंग एंड वोल्टेज। इस तरह जो एडमिटेंस है, एडमिटेंस में क्या है, कैपेसिटेंस है और कंडक्टेंस है। जिस तरह इम्पीडेंस जो होती है वो बराबर होती है R + jX के, तो जो एडमिटेंस है जो कि रेसिप्रोकल है उसका इम्पीडेंस का, वो बराबर होती है G + jB के, B फॉर बॉम्बे। तो जो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है एडमिटेंस Z = 1/Y, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस R = 1/G। इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस का या रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है ससेप्टेंस, X = 1/B, B सिंबल है ससेप्टेंस का। इसके जो यूनिट है वो होंगे, जैसे R के यूनिट है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस के भी यूनिट है ओम, जो कंडक्टेंस के यूनिट हैं वो होंगे रिवर्स ओम, मो, MHO। ओम का सिंबल जो है ना इस तरह का है, उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा बना देंगे, तो वो इसके यूनिट हो जाएंगे कंडक्टेंस के, G के। इसी तरह जो रिएक्टेंस है उसके यूनिट ओम है, लेकिन जो ये ससेप्टेंस है B, इसके यूनिट होंगे सीमेंस, इसके यूनिट को कहते हैं, इसके ससेप्टेंस को। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, कंसंट्रेटेड नहीं लिया है। तो एक मिनट होल्ड करें। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो कल कंटिन्यू करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, जो 10 से 11:30 है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो ये नोट्स जो थे मैंने बताया था शुरू में कि मैंने ये अपलोड कर दिए थे रात को, आप VLE पे जाकर वो पढ़ लें।
अगर किसी को नहीं समझ आ रहा आया तो वो किताब रेफ़र कर सकता है। बुक है वी.के. मेहता। और फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले, मुझसे पूछ ले। लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट ये सारी जो भी इक्वेशंस वगैरह यहाँ पे ड्राइव होंगी या हुई भी हैं, वो सारे जो पिछले जो आप पढ़ चुके हैं सब वही हैं सारी की सारी, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। मेन जो आपने करना है ना फोकस, वो आप फोकस करें वेक्टर डायग्राम पे। ये वेक्टर डायग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है और कैसे होता है, क्योंकि एक बीइंग एन इंजीनियर you should know how it is solved using the vector diagram. वेक्टर डायग्राम उन्हीं वैल्यूज़ पे बनेगा और उसको टू दी स्केल बनता है। स्केल पे आप लेकर आप सेलेक्ट करेंगे स्केल, जैसे दिस मच वोल्टेज इज इक्वल टू इतने इंच। एंगल आपको दिया होगा एक रेफरेंस एंगल, जैसे रेफरेंस आप लेके चलेंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसका एंगल ड्रा करेंगे। फिर इस तरह आप बाकी वैल्यूज़ लेके ड्रा करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप वेक्टर ड्रा करके भी इसका सलूशन आप निकाल सकते हैं वेक्टर तरीके से। और कोई पूछना तो नहीं है किसी ने? किसी ने अगर पूछना है तो पूछ ले। एक्सक्यूज मी सर, जी में तो नहीं आएंगे? हेलो, क्या कह रहे हैं? हेलो सर कल की क्लास के बारे में पूछना था। जी सर आपने जो टाइमिंग डिसाइड करी है उस टाइमिंग पे सेक्शन बी वाले हम लोग की सेक्शन की लैब होती है सर। ये मैंने 8:32। आप कौन से सेक्शन में है? सर सेक्शन बी। सेक्शन बी। मैंने वो आदिल है ना CR। यस सर। सर वो सेक्शन ए के CR है। तो आप बताएं फिर आपको आप बी का कौन सा टाइम है? बी की फिर या तो अलग रख लेते हैं, मैं आपके CR से डिस्कस करता हूँ फिर। सर अलग मैं टाइम टेबल भेज दूंगा आपको, फिर आप उसमें देख के सेलेक्ट कर टाइम लेना। टेबल तो मेरे पास है, पावर है क्या? लेकिन मैं जो है आपको वो कौन है CR जो है क्या नाम है उसका, बाबर, जी सर। उससे मैं डिस्कस कर लूँगा और आदिल से भी कर लूँगा। फिर आज ही इसका जो भी डिसाइड होगा मैं उसके जो टाइम टेबल में टाइम डाल दूंगा इसका, ठीक है? ओके सर। तो अगर फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नहीं समझ आए ना तो आप पूछ लें, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पूछें, लेकिन चीज़ों को क्लियर रखें, क्योंकि ये आपको एज एन इंजीनियर चीज़ों को सब मालूम होना चाहिए, ठीक है? चलें तो अटेंडेंस, आदिल अटेंडेंस लिए यार? ये वो जो लास्ट टाइम बताया था डाउनलोड करने का, ले ली अटेंडेंस ले ली। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना फिर। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी बहुत बहुत। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी से कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।
सर।